हेलो स्टूडेंट, हाय। आज हम लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं। इस ठंडा के मौसम में वेव ऑप्टिक्स देखने जा रहे हैं और उसमें भी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या पढ़ने जा रहे हैं? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। और ये आप समझिए कि हर बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तरह से समझिए 99.99% इंपॉर्टेंट है। ऐसे हम 11th में भी बताए थे। और दो वेव का मिलन, सुपरपोजिशन ऑफ वेव, उसी में बताए थे इंटरफेरेंस। आपका फर्स्ट स्टेप वही है यहाँ पर, और उसी को हम मतलब स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखिए, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पढ़ने जा रहे हैं। तो लिख देते हैं। आपका एक वेरी वेरी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 99.9999 और लिख दें 9%। तब ये आया समझ में साजन कुमार, 99% इंपॉर्टेंट। सोच लो, एकदम क्वेश्चन आने वाला है। चलिए, ये सब तो हमारा बाउंड्री हो गया। अब आगे का बात करते हैं। तो हम लोग अब हुआ कि इंटरफेरेंस क्या करते हैं। तो देखो, हम शुरू से हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि एक पहले पढ़ते हैं इंडिविजुअल, और उसके बाद से फिर सबको मिला के रिजल्ट पढ़ते हैं। शुरू से देखते आइए। वेक्टर पढ़े तो रिजल्टेंट वेक्टर पढ़े, एक फोर्स पढ़े तो रिजल्टेंट फोर्स पढ़े। ये आगे आइए, एक एसएचएम पढ़े, फिर कंपोजिशन ऑफ एसएचएम पढ़े। देखे नहीं हूं, एक से एक पढ़े और फिर मिला करके रिएक्शन देखते हैं। एलिमेंट पढ़े, मिला दिए, कंपाउंड का रिएक्शन देख रहे हैं। उसी तरह से हमारे पास एक से अधिक वेव, ध्यान से सुनिएगा, डायलॉग नहीं दे रहे हैं, एकदम सच्चाई बता रहे हैं। एक से अधिक वेव सेम डायरेक्शन, सेम स्पीड के साथ जब मिलता है, सुपरपोज करता है, तो उस सुपरपोजिशन से उसका इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड मैक्सिमम और मिनिमम होता है। और यही जो एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन से ऐसा घटना होता है, इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। मतलब एक से अधिक वेव को मिलाइए, अब मिलन जब हो जाएगा तब एक आपका नया दिखेगा, एनर्जी का नया टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा। और वो क्या दिखेगा? तो आपका कहीं पर मैक्सिमम इंटेंसिटी दिखेगा या एम्पलीट्यूड, और कहीं पर मिनिमम इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड दिखेगा। तो इसी घटना को हम बोलते हैं, ऐसा जो सुपरपोजिशन होता है जिसमें एनर्जी का इस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसी को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। बोलिए, बात आया समझ में? और अब हम इसका पूरा अच्छा से फिगर बनाते हैं, और उस फिगर से ध्यान दे करके देखिएगा, उस फिगर से हम कैसे आगे का बात करेंगे। तो देखिए, इसमें दो वेव का मिलना है। तो देखिए, दो वेव का मिलना है। अब कैसे दो वेव को मिलाएंगे? तो आइए, ये साइंटिस्ट जो थे, यंग्स उनका नाम था, जो ये मतलब आपका एक तरह से डेमोन्स्ट्रेशन 1801 से 2 तक किए थे और उन्हें सफलता मिला। और वही नाम से हम लोग पढ़ते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्या पढ़ते हैं? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। जहां आप देखिए डबल स्लिट, समझ जाइए कि यंग्स बाबा का है ये थ्योरी। बाबा नहीं लिख देना। तो ये यंग्स का ये क्या है? थ्योरी है। और आपका इंटरफेरेंस लिखे, यंग्स डबल स्लिट लिखे, लाइट में दोनों एक ही है।
क्योंकि वही इंटरफेरेंस को, दो वेव को मिलाने का उपाय कैसे उपाय हुआ था, उसी के लिए वो इंस्ट्रूमेंट एक तरह से बनाए थे और उसी इंस्ट्रूमेंट में वो मिलाए थे। तो इसलिए इंटरफेरेंस का मतलब हो गया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। चूंकि इंटरफेरेंस तो एक फिनोमिना हो गया जो बताया कि भाई दो वेव को मिला दो, अब मिलने के बाद एनर्जी का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें उसका एनर्जी, उसका इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम और मिनिमम दिखे। लेकिन कैसे मिलाओगे? मिलाने के लिए तो उपाय चाहिए। तो ही यंग्स जो मतलब यंग्स बाबा थे और वही बाबा इसको मिलाने का उपाय 1801 से 1802 ईस्वी में बताए और वही यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आइए कैसे मिलाते हैं, ध्यान देना। देखो, दो वेव को मिलाना है तो तुम सोचोगे कि दो वेव को मिलाएंगे तो दो, अब सपोज करो कि दो टॉर्च लिए, चूंकि आप वेव का बात करेंगे तो समझ जाना है कि लाइट वेव का बात हो रहा है, लाइट पड़ रहे हैं तो लाइट वेव का बात हो रहा है। तो दो लाइट को मिलाना है तो तुम सपोज कर लो कि दो सिमिलर टॉर्च वाला, सिमिलर एक ही सेल का, एक ही कंपनी का दो टॉर्च ले आया, दो सेल वाला एक ही कंपनी का, एक ही समय का बना हुआ, आज दो टॉर्च ले आए और दोनों टॉर्च से लाइट जलाए और वो दोनों लाइट को मिलाए। तो जानते हो पिंटू, जब वो दोनों लाइट को मिलाओगे तो जो मिलन होगा वो सही नहीं होगा, वो दो वेव का जो मिलन होगा वो सही नहीं होगा। कहोगी क्यों? तो जानते हो कैसा लाइट होना चाहिए? कोहेरेंट सोर्स का लाइट होना चाहिए। कोहेरेंट सोर्स का मतलब देखो लिख दिए हैं, कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स का मतलब समझते हो? जिसका वेवलेंथ सेम हो। क्या हो? वेवलेंथ सेम हो। तो बताओ, दो टॉर्च सेम सेल का, सेम समय का बना हुआ, सेम कंपनी का बना हुआ, लेकिन दोनों का एग्जैक्ट वेवलेंथ सेम नहीं होगा। हम लोग तो कितना 10 का पावर -31 न -34 इतना माइक्रो को स्टडी करते हैं और ये तो बहुत डिफरेंस हो जाएगा। तब अब साइंटिस्ट को सोचना पड़ा कि नहीं, तो तुम सोचे कि ऐसे ही दो को मिला दिए, कौन बड़ा नाम किए अंश जी, लेकिन नहीं। अब वही क्या किए, कैसे किए, आइए देखते हैं। हम एक एक्सपेरिमेंट से आपको सिखाते हैं जो वो एक्सपेरिमेंट किए। मतलब एक सोर्स से दो सोर्स बन जाएगा, एक सोर्स से दो सोर्स बनेगा। आइए देखिए कैसे हम लोग करते हैं। क्योंकि दो अगर डिफरेंट आप सोर्स लेते हैं तो आपका वो मोनोक्रोमैटिक, उसी को ऑल्सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मोनोक्रोमैटिक, मोनोक्रोमैटिक नहीं रहेगा, कोहेरेंट सोर्स नहीं कहलाएगा। तो आपका होना चाहिए सेम वेवलेंथ वाला दो वेव। तो आइए पहले हम थोड़ा फिगर बना देते हैं आपका बोर्ड वाला, और उसके बाद से फिर हम एक एक्सपेरिमेंट से आपको सिखाएंगे और समझाएंगे कि कैसे एक सोर्स दो सोर्स बन जाता है। तो आइए पहले हम इसका फिगर बना लें, फिर आपसे बात करेंगे।
देखिए पहले आप समझते हैं इसमें। अब हमारे पास क्या यहां प्रॉब्लम है कि एक सोर्स से दो सोर्स बनाएंगे तब मोनोक्रोमैटिक होगा, और नहीं तो दो सोर्स अलग अलग रखेंगे, सेम ही रखेंगे, सेम ही एक ही जैसा बताएं कि सेम टॉर्च, सेम सेल और मतलब सेम कंपनी का हो, एक ही समय का मैन्युफैक्चर हो, लेकिन तब पर भी उससे मोनोक्रोमैटिक लाइट नहीं निकलेगा। एग्जैक्ट सेम दुनिया में है कोई एग्जैक्ट सेम नहीं है, तो सही बात सोचो। तो इसलिए आपको एक सोर्स से दो सोर्स बनाना है। ये एक सोर्स है, इसी से देखिए दो सोर्स बन गया, तो ये दो सोर्स बन गया है, तो इसलिए इसको बोलते हैं ये स्लिट बोलते हैं, इसे बताते हैं। यही दोनों सोर्स से लाइट निकला, लाइट जाकर के ये स्क्रीन लगा हुआ रहता है, पर्दा है, और वही पर्दा पर पी पॉइंट पर इंटरफेरेंस दिया। और जानते हो पर्दा पर जब मिलेगा लाइट तो पर्दा पर क्या होता है कि आपका फ्रिंज का फॉर्मेशन होता है। फ्रिंज मतलब या बैंड इसको बोल सकते हैं, ये मोटा मोटा सा जैसे कुछ दूर तक लाइटेड दिखेगा, जिसको ब्राइट फ्रिंज बोलते हैं, और कुछ उसके रिस्पेक्ट में डार्क हल्का रहेगा, फिर लाइट, फिर डार्क, फिर लाइट, फिर डार्क। डार्क का मतलब जो ब्राइट दिख रहा है उसके रिस्पेक्ट में कम। तो यही ना हम बताए कि रीडिस्ट्रीब्यूशन जो एनर्जी का होता है, दो वेव को मिलाते हैं और उससे जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है एनर्जी का, वो रीडिस्ट्रीब्यूशन आखिर क्या है? वो डिस्ट्रीब्यूशन में ही मैक्सिमम इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड और मिनिमम इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड क्रिएट होता है। तो लाइट का जब मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा, इसका मतलब क्या है? लाइटेड हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा, और उसके बाद से लाइट का मिनिमम इंटेंसिटी होगा तो क्या हो जाएगा? डार्क होगा। कम इंटेंसिटी को हम लोग बोल रहे हैं, तो वही जब स्क्रीन लगाओगे, पर्दा लगाओगे, तो इस पर डार्क ब्राइट ऐसे करके फॉर्म करेगा। डार्क फ्रिंज माने फ्रिंज का मतलब होता है गुच्छा, कुछ दूर तक लगेगा पूरा डार्क, और कुछ दूर तक ब्राइट, फिर कुछ दूर तक डार्क, कुछ दूर तक ब्राइट। तो हमारे पास इसमें तीन स्टेप होता है। एक तो हम इस इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी ये सब निकालेंगे इंटरफेरेंस में, और दूसरा होता है हमारा कि पोजीशन फ्रिंज का, कहां पर ब्राइट बन रहा है, कहां पर डार्क बन रहा है, और तीसरा पॉइंट होता है कि उसकी मोटाई क्या है, फ्रिंज ब्रीथ क्या है आपका, डार्क का और ब्राइट का। यही तीन स्टेप इस इंटरफेरेंस में हम लोग फाइंड आउट करेंगे। बोले बात आया सर में? तो देखिए अब क्या है, कैसे हम इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं, बनाते हैं। तो आइए देखते हैं, एक एक्सपेरिमेंट आपको दिखाते हैं। उस एक्सपेरिमेंट में आपका आइए देखिए, जैसे मान लो कि यहां पर हम टॉर्च एक जलाए और एक टॉर्च यहां पर जलाए। अब ये एक टॉर्च जलाए, अच्छा उधर भी एंगल करके दिखाएंगे, ऐसे देखो इधर, ऐसे एक टॉर्च जलाए, दो टॉर्च अलग अलग जलाएंगे तो मोनोक्रोमैटिक नहीं रहेगा, एक ही से दो बनाना। यहां पर ऐसे टॉर्च जला, ये हम क्या किए कि देखते ऐसे देखो, एगो ये ऐसे छेदा करती है, एगो ऐसे ही छेदा। अब बताओ यहां पर जब टॉर्च जलाएंगे तो ये दोनों छेदा से लाइट दिखेगा, तो बताओ ये एक लाइट का दो लाइट बन गया, इसको कहेंगे मोनोक्रोमैटिक लाइट, सेम वेवलेंथ का एक सोर्स। अरे की बात समझे? नहीं तो दो सोर्स से कभी भी सेम हो ही नहीं सकता, कुछ भी एग्जैक्ट है। तो यही क्या रहता है, यही एक्सपेरिमेंट किए कि कितना डिस्टेंस पर, करीब करीब 2 मीटर पर रखा जाता है, ये दोनों के बीच का होल कितना डिस्टेंस पर होना चाहिए, वही देखो ये मेन सोर्स हुआ, यही से ये दो को छेदा किया हुआ है, ऐसे 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 छेदा किया हुआ है, ये दोनों अब यही दो गो सोर्स बन गया, एक सोर्स से दो सोर्स बन गया। सुटेबल डिस्टेंस पर दोनों छेद रहता है, और सुटेबल डिस्टेंस पर स्क्रीन भी रखा जाता है कि भाई यहां से 2 मीटर के नियरली आसपास ये रखा जाता है, ताकि वो दोनों सोर्स से जो लाइट जा रहा है वो एक जगह पर क्या करे, मिल जाए। तो इसी को हम लोग कहते हैं डबल स्लिट। डबल स्लिट मतलब होल हो गया, देखिए यही डबल स्लिट हो गया, मतलब एक सोर्स से दो सोर्स बनाने का कला को एक तरह से हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। आया कि नहीं बात समझ? वही अंश एक ये सबको सुटेबल डिस्टेंस पर पहले बताए थे, तो ये बता देंगे एक्सपेरिमेंटली कि कितना कितना डिस्टेंस पर आप रखोगे। तो वो एक्सपेरिमेंट के लिए हुआ, हम लोग को जनरलाइज डिस्टेंस
माने इस तरह से करके डिस्टेंस से कोई अभी लेना देना नहीं है, तो हम वैसा एक करते हैं। तो यही हमारे पास आया समझ में। तो मतलब एक से मतलब देखो ये एक सोर्स है, यहाँ पर दिख रहा है एक सोर्स ऐसे एक ही है, आप इस पे छेद कर दिए तो देखो ये एक हो गया, एक ई हो गया, तो दो सोर्स बन गया कि नहीं बन गया। एक यहां से जा रहा है, दोनों सोर्स से लाइट जाएगा, स्क्रीन लगा देते हैं, दोनों को ऐसा सुटेबल डिस्टेंस पर रखते हैं ताकि ये मिल जाए, और स्क्रीन लगा देते हैं तो उसी पर वो मिलता जब है तो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन से कहीं पर लाइटेड कहीं पर डार्क, कहीं पर लाइटेड कहीं पर डार्क, गुच्छा की तरह मतलब बैंड की तरह, मतलब कुछ दूर तक वो बना हुआ दिखता है स्ट्रिप की तरह, ऐसे कुछ डार्क कुछ फिर ब्राइट फिर कुछ डार्क फिर कुछ ब्राइट ऐसे करके दिखता है। बोलिए यहां तक आ गया बात समझ में। तो यही हम लोग को एक्सपेरिमेंट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के। अब आइए मैथमेटिकली हम क्या निकालने चाह रहे हैं फर्स्ट स्टेप में, इसका व्हाट इज द इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड क्या होगा, यही सब निकालेंगे। और उसके बाद से फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किसको कहेंगे, ये सब हम लोग देखेंगे इसमें, वो सब आगे का बात होगा। तो पहले यहां पर देख लीजिए, ये एक सोर्स हो गया, इससे दो सोर्स बन गया, और ये दोनों सोर्स से लाइट चल करके पी पॉइंट पर इंटरफेरेंस किया है, मिला है, स्क्रीन पर्दा पर मिला है, क्योंकि मिलाना है, मिलेगा तबे रिजल्ट हो। अब मान लो एलिमेंट मिलता है तबे ना कंपाउंड बनाता है तो एक नया। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग था तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, तो लेकिन मिला दिए थे वाटर बन गया, देखो एक अलग टाइप का बन गया। तो उसी तरह से ये अलग अलग वेव था, मिलने के बाद जो वेव हुआ वही वेव का कैरेक्टर हम देखना चाह रहे हैं। तो आइए अब देखो ये वेव यहां से चला है, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वेव का x, और ये कितना किया x प्लस डेल एक्स। देखो उससे बड़ा है कि नहीं इसका ट्रेवल करने का डिस्टेंस, तो डेल एक्स को हम ऑल्सो कर सकते हैं पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस मतलब इसका रास्ता में कितना का डिफरेंस डेल एक्स का ना, कैसे पता करेंगे, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो बताओ यहां से लेकर के यहां तक तो एक के एक्स हो गया, यही ना बचा डेल एक्स एक्स्ट्रा, तो इसलिए एक्स्ट्रा इसमें जोड़ दिए हैं डेल एक्स, दैट इज कॉल्ड डेल एक्स इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस ऑफ टू वेव्स, पाथ डिफरेंस ऑफ टू वेव्स। और यही हमारे पास ये है पाथ डिफरेंस टू वेव्स का। तो यही आपका हो गया एक्स, इसका पाथ यहां स्क्रीन तक आने में कितना पाथ ट्रेवल किया एक्स, इसका स्क्रीन तक आने में कितना पाथ ट्रेवल किया एक्स प्लस डेल एक्स। तो यही अब है, अब दोनों का हम इक्वेशन लिखते हैं वेव का, दोनों वेव का, और उसका सिंप्लीफाई करते हैं, फिर सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल को यूज करके और हम बनाएंगे। देखिए इक्वेशन ऑफ टू वेव्स, एक हम y1 मान लेते हैं, तो y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस kx पढ़े ही थे, और दूसरा में एंड y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी माइनस के, एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा x प्लस डेल एक्स। देखिए x जो है वो वेव का ट्रेवलिंग बताता है और y पार्टिकल, तो इसलिए ए हमारे पास a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल एक्स, क्योंकि सेकेंड वेव का पाथ कितना है, कितना वो वेव ट्रेवल करता है x प्लस डेल एक्स। तो यही हमारे पास है, इसी को हम राइट करेंगे y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस के डेल एक्स। देखिए हो जाएगा ऐसे, ये मल्टीप्लाई कर दिए एंड ब्रैकेट को ओपन किए, ये इस तरह से, तो ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस के डेल एक्स। समर कुमार आ रहा है समझ में, तो ये इस तरह से ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस के डेल एक्स। अब इसमें सिंप्लीफाई और करते हैं, एक स्टेप देते हैं, y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस फाइव। देखिए फाई क्या है, फाई इज कॉल्ड फेज कांस्टेंट एंड आल्सो कॉल्ड फेज डिफरेंस। जब कंपेयर कीजिएगा ये दोनों वेव में तो क्या होगा, डिफरेंस कितना आएगा, ये तो ये फाई का आएगा, फाई इज कॉल्ड फेज डिफरेंस, इस वेव के लिए फेज कांस्टेंट कहलाएगा।
मतलब ये मेन हमारे पास रहता है, इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं, कांस्टेंट। तो इसलिए फाई हमारा फेज कांस्टेंट है। हियर फाई इज इक्वल टू के डेल एक्स। तो देखिए ये आपका फेज कांस्टेंट हो गया या फेज डिफरेंस हो गया। तो ये हमारे पास एक रिलेशन हो गया। ये देखिए फेज कांस्टेंट या डिफरेंस जो भी आप कहिए, फेज डिफरेंस। ई डेल एक्स को क्या बोलेंगे, पाथ डिफरेंस। ये हो जाएगा पाथ डिफरेंस। ये फेज डिफरेंस, ये क्या हो गया, पाथ डिफरेंस। इसी को बोलेंगे फाई इज इक्वल टू के का वैल्यू हो जाएगा 2 पाई बाय लेम्डा इंटू डेल एक्स। तो 2 पाई बाय लेम्डा इंटू डेल एक्स, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सब फॉर्मूला याद रखिएगा। अनिकेत कुमार पढ़ाई वढ़ाई करते नहीं है, लग रहा है कि अब ये गुल्ली डंडा कहाँ खेलता है अनिकेत, ये इसलिए गुल्ली डंडा नहीं खेलिए, अब एग्जाम का समय आ गया है, नहीं तो लटकल रह जाइएगा अनिकेत। तो ये फाई इज इक्वल टू 2 पाई लेम्डा और ए डेल एक्स। तो इसलिए हमारे पास ये क्या कहलाएगा, पाथ डिफरेंस और ये फेज कांस्टेंट में रिलेशन हो गया, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे की ओर हम इसका फंडा को हम यूज करेंगे। और तो अब आगे देखते हैं इसमें। अब सुपरपोजिशन से क्या होगा, बाय सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, लिखे इंग्लिश, बाय सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। देखिए क्या होगा, बाई इज इक्वल टू बाई 1 प्लस बाई 2। बाई इज इक्वल टू बाई 1 प्लस बाई 2। क्या किए, सुपरपोजिशन मतलब क्या हुआ, ऐड करना। मतलब ये दोनों वेव को क्या कर दिए, जोड़िंग, सॉरी एडिंग, जोड़िंग नहीं, ये जोड़िंग मत लिखना, ये एडिंग। बाई इज इक्वल टू बाई 1 प्लस बाई 2। अब इसको ऐड कीजिए, तो देखिए अब याद है आप लोग को या नहीं, आकाश तो खाली लेफ्ट राइट करते रहता है, याद करता है या नहीं करता है, तो इसलिए याद कीजिए। आकाश प्रकाश भी है जो याद नहीं कर रहा है और लाइट पड़ रहा है, कैसे काम चलेगा। प्रकाश नाम रखा है प्रकाश और याद वाद कर नहीं रहा है। तो ये बाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडिंग करेंगे तो बाई 1 का वैल्यू बोलिए क्या होगा, A1 साइन ओमेगा टी माइनस के प्लस A2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और ए माइनस 5। ये इस तरह से हम लोग को ये आपका आएगा। आप सिंप्लीफाई कीजिए तो देखिए एक ई मान लीजिए एक एंगल, ई बताइए इसमें क्या हो जाएगा, एक एंगल और माइनस फिर कुछ, तो इसलिए एक कंपाउंड एंगल हो गया और ई सिंगल एंगल हो गया। तो इसलिए पहले कंपाउंड को ब्रेक कीजिए, सबको सिंगल में लाइए और तब फिर बनाइए। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, बाई इज इक्वल टू A1 साइन, ये सब सोल्व किए थे 11th में भी, kx प्लस A2, इसको आप ब्रेक कीजिए, इसको एक मान लीजिए, इसको दूसरा, तो साइन A माइनस बी। तो साइन A माइनस बी क्या होता है, साइन A इंटू कॉस बी माइनस कॉस A इंटू साइन बी। तो साइन A माइनस इंटू कॉस 5 माइनस कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू साइन 5। देखिए ये आपका इस तरह से ऐसे हो जाए। अब सिंप्लीफाई कीजिएगा तो देखिए क्या आएगा, A2 A1 साइन, अब एक काम करते हैं, साइन ओमेगा टी कॉमन ले लें, तो इसमें बच गया A1, इसमें देखिए साइन ओमेगा टी कॉमन ले लेंगे तो इसमें बच जाएगा A2 कॉस 5, देख लीजिए, और इंटू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स, अब माइनस इसमें हो जाएगा A2 साइन 5, A2 साइन 5 और ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये देखिए आपका
इस तरह से ए राइट हो जाएगा। ये सिंपल है। क्या है, ये साइन ओमेगा टी इसमें कॉमन ले लिए, ये यहाँ A1 हो गया, इसमें से ये आ जाएगा तो A2 cos फाई हो गया, साइन ओमेगा टी कॉमन हो गया। इसमें तो एक 3 टर्म्स है, 2 टर्म एक जगह हो गया, एक टर्म अपना इंडिपेंडेंट रहा। अब देखो ये क्या है, कांस्टेंट है, ये भी क्या है, कांस्टेंट है। तो इतना लंबा चौला लेकर के चलोगे, उसको सी डी कुछ इस तरह का मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा 22 इक्वल टू सी साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और माइनस डी कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। देखिए ए मान लिए और यहां इंग्लिश लिख देंगे, where c is equal to a1 plus a2 cos phi और d is equal to a2 sin phi। देखिए इसको c और d मान लीजिए। अब देख लीजिए आपका क्या है, नहीं है। अब बताइए, इसको पहले देखना होगा कि जो 2 वेव मिला है वो वेव है कि नहीं है। ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी करता है, इंटेंसिटी को मैक्सिमम मिनिमम करता है, लेकिन क्या वो वेव है कि नहीं है। तो वेव है कि नहीं है ये कैसे देखेगा, ये वेव है कि नहीं है ये देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेव का ही इक्वेशन दिखाना पड़ेगा। तो वेव का इक्वेशन दिखाने का मतलब एक साइन और एक कॉस में बदलना होगा। तो आइए देखते हैं कैसे एक साइन और एक कॉस में बदलते हैं। तो देखिए ट्राइगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट है। आपका कॉन्सेप्ट क्या है बताइए, ट्राइगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट यही ना है कि जब भी साइन और कॉस का रहे, ये आप मैथ में जनरल पहलू में पढ़े होइएगा, तो एक साइन एक कॉस रहे तो साइन के कोफिशिएंट का स्क्वायर और कॉस के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड करके रूट करके उतना ही से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते। यही ट्रिक से आपको एक साइन एक कॉस में बदल जाएगा। 2 जगह है ना साइन कॉस, एक साइन में आ जाएगा या एक कॉस में आ जाएगा, दोनों में आया। तो यही ट्रिक है कि साइन के इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर और इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर साइन कॉस में होगा, तो इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर का ऐड कर दीजिए और उसी को रूट करके उतने ही से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका बन जाएगा। तो आइए देखते हैं तो क्या हो जाएगा। देखिए तो 22 इक्वल टू अंडर रूट, इसका कोफिशिएंट क्या हुआ सी, तो सी स्क्वायर प्लस इसका कोफिशिएंट क्या है डी है, माइनस से कोई लेना देना डी स्क्वायर, इतना ही से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, ऐसे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस हो गया डी और ये हो जाएगा अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये देखिए आपका ऐसे हो जाएगा सी और डी। अब बताइए ये एक ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो बना रहा है कि नहीं। अगर आप एक ट्रायंगल बनाए और इसमें डेल कुछ इस तरह का एंगल मान लें तो ई सी अगर रखे ई डी रखे तो ये अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर दिख रहा है, देखिए। तो आपका ये लिखिएगा 22 इक्वल टू अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और ई क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका आ जाएगा कॉस। देखिए कॉस बराबर क्या होता है बेस बाई एच, तो बेस हो गया तो ये हो जाएगा कॉस आपका हो जाएगा डेल, कॉस डेल साइन कोई एंगल मान लीजिए, दूसरा भी एंगल मान सकते हैं, साइन ओमेगा टी माइनस एक्स माइनस ई क्या हो जाएगा, देखिए ये साइन हो जाएगा तो साइन डेल इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स। आइए देखते हैं, ये दूसरा है, ये नीचे का था ये, अब यहां से कंटिन्यू फिर आगे की ओर करते हैं। आइए देखते हैं यहां तक हम लोग पहुंचे थे, इसको सी लिख दिए डी और फिर ये एक देखिए ट्रायगोनोमेट्रिकल रेशियो को बता रहा है साइन डेल ही होता है, तो साइन डेल किए और ऐसे। अब आइए इसको सिंप्लीफाई करके इसका आएगा वैल्यू 22 इक्वल टू अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और इसको लिखेंगे साइन ए माइनस बी ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस, देखिए ये हो जाएगा।
देखिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन, तो साइन ए माइनस बी के फॉर्मूला पर ए सेट करेंगे, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला पर हो गया, देखिए ये आ गया साइन। तो बताइए दो था, एक साइन कॉस था, एक साइन में आ गया, कॉस में भी आ जाएगा। जब इसको आप बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, तो कॉस में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखेगा, ई डी रहेगा, ई सी रहेगा, तो यहाँ साइन लिखा जाएगा, यहाँ कॉस लिखा जाएगा। तो साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा, तो मतलब कॉस में आया। तो दोनों मेथड से यहाँ आप निकाल सकते हैं साइन में या कॉस में। तो चूंकि साइन में हम लोग टेक किए थे इसलिए साइन में निकाले। अब बताइए साइन के पहले जो रास्ता वही ना इसका एम्पलीट्यूड होता है, बताइए साइन के पहले, क्योंकि हम लोग जो पढ़ते हैं इक्वेशन वेव का, तो पाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो साइन के पहले जो रहता है दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, ये हमारा एम्पलीट्यूड हो गया। तो ये देखिए पाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस डे, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव। Here A is equal to under root c square plus d square. A is called amplitude of resultant wave। दो वेव के मिलने से जो रिजल्टेंट वेव हुआ, याद जानी जाए कि दिस इज इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव, और लिख लीजिए दिस इज इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव, ये रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन और उसी का एम्पलीट्यूड है ए। और डेल को क्या बोलेंगे, डेल इज कॉल्ड फेज कांस्टेंट। ये हमारा ये पूरा सिस्टम फेज कहलाता है, और डेल को हम बोलते हैं फेज कांस्टेंट। अब किसी से कंपेयर करेंगे दूसरे वेव से, तो ये जो डिफरेंस आएगा वो फेज डिफरेंस कहलाएगा, तो ये आपका फेज कांस्टेंट कहलाएगा। तो एंड del is called phase constant of resultant wave, रिजल्टेंट वेव का फेज कांस्टेंट है। अब हमारा क्या फर्ज बनता है भाई, कि जो नया आपका वेव मिला, जो दो वेव के मिलाने से बना, उस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड का वैल्यू निकालिए। खाली तो हम सी स्क्वायर डी स्क्वायर कर दिए, और उसके बाद से फिर उसका फेज कांस्टेंट निकालिए ना, दो गो नया आया है, तब हमारा जाकर के पूरा कंप्लीट होगा। तो आइए देखते हैं, इसमें ऐसे लिखेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, यही निकालना है। तो ए का वैल्यू क्या है बताइए, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो देखिए सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का वैल्यू दीजिए, तो सी का वैल्यू कितना माने, देखिए ऊपर में लिखा हुआ है a1 प्लस a2 cos 5, इसका होल स्क्वायर, अब प्लस डी का वैल्यू आया है a2 sin 5, इसका होल स्क्वायर। अब आइए a का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक कीजिए, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर cos स्क्वायर 5 प्लस 2a1 a2 cos 5, अब प्लस इसका होल स्क्वायर कीजिएगा, a2 का स्क्वायर sin स्क्वायर 5। अब a2 को एक जगह कर और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये इज इक्वल टू अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, कॉमन ले लिए cos स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 5, ये दोनों में से a2 का स्क्वायर कॉमन ले लिए, a1 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5, ऐसे करके लिखेंगे, बोलिए देखिए इसको और इसको क्या किए, एक साथ कर दिए, सिंप्लीफाई कर रहे हैं ट्राइगोनोमेट्री का। कैंसिल होगा तो कैंसिल होगा, आकाश नहीं कैंसिल होगा तब प्रकाश दिखाने से भी कुछ होने वाला है, ये वैसे ही छोड़ देना, खुश हो जाना। तो ये देखिए इसमें
अनिकेत जैसे खुश है। तो ए देखिए, ए इज इक्वल टू अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर आप प्लस 2A1 A2 cos 5, यही देखिए हो जाएगा। चूंकि हम लोग पढ़े हुए हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 होता है, तो यहां 1 कर दिए, यही देखिए आ गया आपका, ये ऐसे आ गया। अरे ये तो शुभम बंदरवा वाला लगता है, पहने हुए है टोपी, क्या दिखाई दे रहा है। तो खैर कोई बात नहीं है। तो A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos 5, यही हमारा रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड का वैल्यू है। A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर 2A1 A2 cos 5, और यही हमारे पास रिजल्टेंट। तो देखो ये कहीं पढ़ा था शुभम की मफलरे खाली लपेट रहा है, देखो ये कहीं पढ़ा था। देखो ये दो वेक्टर का रिजल्टेंट में यही आया था रिजल्ट, और यही तुम्हारा दो वेक्टर के रिजल्टेंट में इस तरह से ये ऐसे हमारे पास ये इस तरह का वैल्यू आया था। तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वही देखो एकदम उसी तरह का रिजल्ट आया। तो हम लोग ये रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड निकल गया। अब हमारे पास रिजल्टेंट का फेज कांस्टेंट अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, डेल का। अब हम लोग फेज कांस्टेंट डेल अब हम लोग देखें। तो देखिए फेज कांस्टेंट डेल निकालना है, तब डेल कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। tan डेल बराबर देखिए क्या होता है, tan डेल बराबर d/c, फिगर से देखिए परपेंडिकुलर बाय बेस। tan डेल इज इक्वल टू d का वैल्यू हो जाएगा, आप देखिए A2 sin phi बाई A1 प्लस A2 cos phi, देखिए यही हो गया। इसी को आप ऐसे करके लिख सकते हैं, डेल इज इक्वल टू tan इनवर्स A2 sin phi बटा A1 प्लस A2 cos, यही हो जाएगा। तो देखिए यही डेल का वैल्यू होगा। तब हमारे पास इस तरह का ये ऐसे रिजल्ट हो जाएगा, और इस रिजल्ट से हम लोग दोनों का वैल्यू, तो देखिए ये क्या आ गया, ये आपका आ गया जो दो वेक्टर में रिजल्टेंट जो वेक्टर था और एक वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर और एक वेक्टर के बीच का एंगल निकाले। दैट मीन्स कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा वही ये बताता है। इसका ट्रिक बताए थे हेराफेरी, बाहर में नहीं करना है हेराफेरी, वो ट्रिक में ही करना है, वो ट्रिक से बताए थे 11th में, और हेराफेरी एकदम एग्जैक्ट वही आ गया। तो हम लोग यही आज पढ़े कि भाई इंटरफेरेंस कराने से जो एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसमें इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिनिमम होता है, तो उसी में हम उस रिजल्टेंट जो वेव हुआ उसी का हम एम्पलीट्यूड और फेज कांस्टेंट निकालें। अब हम लोग अगले क्लास में स्टडी करेंगे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, ये सब हम लोग करेंगे। फिर पोजीशन निकालेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली अगले क्लास में वो सब मिला करके खत्म हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं, और पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान देना है, और खेलने पर थोड़ा अभी विराम लगाना है, और दही चूड़ा तो खाना है, लेकिन दही चूड़ा खाना है और लेकिन बीमार नहीं पड़ना है। अच्छा दही चूड़ा खाओगे तो ऐसे नहीं पड़ोगे बीमार, स्नान करके खाओगे तो नहीं पड़ोगे। खैर कोई बात नहीं, वो सब तो नुस्खा आप जानते ही हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर इसका इंटरफेरेंस का रेस्ट पार्ट को कंप्लीट करें। थैंक यू।